हेलो दोस्तों, क्लास 10th के हिंदी का पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा का प्रश्न उत्तर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूरा सारांश और इनके लेखक भीमराव अंबेडकर की पूरी जीवनी पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुल 8 प्रश्न हैं इस पाठ के। इन 8 प्रश्नों को अच्छे तरीका से हम आपको समझा देंगे ताकि आप उसका अच्छे तरीका से नोट्स बना पाएं। दोस्तों, अगर जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे उसका फुल पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जा करके उसको फुल डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस पाठ का सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, इस विडंबना का स्वरूप क्या है। दोस्तों, विडंबना का अर्थ होता है नकल करना। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बड़े जैसे करते हैं उसी तरह छोटे बच्चे भी नकल करते हैं। आपने नकलची तोता का भी नाम सुना होगा। जिस तरह से व्यक्ति तोता के साथ बोलता है वह उसका नकल करता है। उसी तरह लेखक को यह विडंबना लगता है कि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन जाति के आधारित जैसे ही कोई कार्य होता है या काम होता है तो वैसे जातिवादी लोग ज्यादा बनते जाते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जाति को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से लेखक एक तरफ यह कहते हैं कि ठीक है, आपने जाति तो बना लिया। ये चीज हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि जाति तो आपने बना लिया, ठीक है, जाति के आधारित काम भी बना लिया, वो भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन लेखक के अनुसार ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जब इस पाठ को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि लेखक ऐसा बताते हैं कि ठीक है, जाति के आधारित काम भी बना लिया, लेकिन उस कार्य को आप ऊंचा और नीचा जो करार देने लगे, यही लेखक के लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात है। और ये चीज, यह जो नकल है वह आने वाला समय करेगा भी और करता भी जा रहा है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप किसी दर्जी के पास कपड़ा सिलवाने जाइएगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप किसी टीचर से पढ़ने जाइएगा। आपके घर में पूजा पाठ कराना है तो कोई ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ करवाइएगा। आपके पास चप्पल नहीं है तो किसी चप्पल वाले के पास जा करके चप्पल खरीदिएगा। तो क्या जो वो उसका काम है वह काम ऊंचा और नीचा हो जाता है? अगर ऐसा होता तो मान लीजिए कि आपके पास चप्पल नहीं रहेगा और कपड़ा रहेगा तो क्या आप धूप में कहीं भी आ जा सकते हैं? आपके पास छतरी नहीं रहेगा, आपके पास कपड़ा नहीं रहे और चप्पल ही रहे तो किसी भी काम को ऊंचा नीचा देखना और ऊंचा नीचा के साथ साथ उसके जाति से उसको कांटेक्ट कर देना, मतलब कि जाति से कनेक्ट कर देना, ये लेखक की दृष्टि में एक विडंबना की बात है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं अपना बात को कायम रखने के लिए। इस चीज को समझिए। दोस्तों, एक सब समाज के लिए जातिवाद के जो पोषक हैं, यानी जातिवाद को जो पोषण देने वाले लोग हैं, वह जातिवाद के पक्ष में कुछ बातें करते हैं। वह यह कहते हैं कि एक सब समाज की स्थापना करने के लिए जाति वाद होना जरूरी है, यानी कि अलग अलग जातियों का होना जरूरी है। अलग अलग जाति के आधार पर जो अलग अलग कार्य बांटा गया है यह भी होना जरूरी है, यानी कि श्रम विभाजन जरूरी है और श्रम विभाजन का दूसरा रूप ही जाति है। इसलिए एक सब समाज के लिए हमको श्रम विभाजन के साथ साथ जातियों का भी विभाजन होना बहुत जरूरी है। यह एक सभ्य समाज की निशानी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यही वो लोग अपने पक्ष में बोलते हैं। दोस्तों, इस पाठ का तीसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिया गया है उस तर्क को सुनकर लेखक की क्या आपत्तियां हैं, यानी लेखक क्या आपत्ति जाहिर करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर को समझते हैं। दोस्तों, जातिवाद ने जो अपने पक्ष में बोला है, जातिवादी लोगों ने जो अपने पक्ष में बोला है जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, उसमें बहुत सारी आपत्तियां लेखक को है। लेखक अपने लेख के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि किसी भी सभ्य समाज के लिए श्रम का विभाजन होना जरूरी है। ठीक है, श्रम विभाजन आप कर सकते हैं, लेकिन श्रम विभाजन के साथ साथ अगर आप उसको जाति से कनेक्ट कर दीजिएगा, यानी कि श्रम का विभाजन जाति के आधार पर किया जाने लगा या जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाने लगा, मतलब कि किसी भी कार्य को जाति के आधार पर कनेक्ट कर दिया गया, तो ये एक सब समाज के लिए सबसे बड़ी बुरी बात होगी। यह उचित व्यवस्था नहीं है। लेखक आगे यह बताते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपको अपने जाति के आधारित काम करने में रुचि नहीं है तो क्या आप भूखे मर सकते हैं?
या आप किसी दूसरे जाति का या कोई दूसरा काम है उस काम को करके अपना घर चला सकते हैं। इसको उदाहरण स्वरूप समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई नाई है जो कि बाल काटता है, लेकिन जब उसका बच्चा होता है, जब बच्चा उसका बड़ा हो जाता है, उसको बाल काटने में रुचि नहीं है, उसको मन नहीं करता कि हम बाल काटें, तो क्या वह आगे चलकर दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है? अगर ये समाज जाति के आधार पर ही कार्य का बंटवारा करने लगे तो रुचि तो खत्म ही हो जाएगा। उसको मन है कि हम बड़ा होकर के कोई अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बने, या हम लोहा का काम करें, या हम सोना का काम करें, तो क्या वह लोहा और सोना का काम नहीं कर सकता है? तो जाति आधारित कार्य पर जो तर्क दिया गया है, यह लेखक की दृष्टि में वह तर्क नहीं, एक तरह से कुतर्क है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है? इस चीज को समझिए। दोस्तों लेखक का यह कहना है कि जो जाति है, जाति जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय से उसके जाति का बंटवारा कर दिया जाता है, और उसके जाति के बंटवारा के साथ साथ उसके कार्यों की भी बंटवारा की जा सकती है। लेखक इस पाठ में यह बताते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो जो जिस जाति के माँ बाप हैं उसी जाति के वही जाति निर्धारित कर दिया जाएगा कि मेरे बच्चे का भी यही जाति है। तो कुछ हद तक ठीक है कि चलिए जिस जाति के माँ बाप हैं उस जाति को मान लिया गया, लेकिन अगर उसको रुचि नहीं रहेगा, वो बड़ा होगा, वह जो जिस जाति का है उस जाति का काम नहीं कर पाए, वह दूसरा काम करने में रुचि रखता है, तो ये भी पहले कुछ समय जब शिक्षा नहीं था उस समय का ये निबंध है, भाषण है। तो लेखक यह बताना चाहते कि जाति के आधार पर अगर कार्यों का भी बंटवारा कर दिया गया, एक तो जन्म से आप बांट दिए किस जाति के, उसके बाद जन्म के ही आधार पर, जाति के ही आधार पर उसके कार्य को ही निर्धारित कर दिया। अब जिस बच्चे को कोई सोच समझ नहीं है, उसका भी दिमाग विकसित नहीं हुआ है, वह इस दुनिया में भी नहीं आया है, उससे पहले आप कह दीजिएगा कि ये नाई है तो आगे चल के बाल काटेगा, यह लोहार है तो आगे चल के लोहा का काम करेगा, ये पंडित है तो आगे चल के पूजा पाठ कराएगा, चिकित्सक है तो आगे चल के माने डॉक्टर है तो आगे चल के डॉक्टर बनेगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और जाति के आधारित तो वह कार्य नहीं कर पाता, उसमें रुचि नहीं है, तो सबसे बड़ा ये चीज है। इसीलिए लेखक कहता है कि यह स्वाभाविक नहीं है एक तरह से। तो इससे समाज में क्या होगा? इससे समाज में अत्यधिक गरीबी छाते जाएगी और समाज जो है वह स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, समाज जो है उसमें बिखराव आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके क्वेश्चन का उत्तर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है इस पाठ का कि जाति प्रथा जो है वह भारतीय समाज में बेरोजगारी और गरीबी का एक प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है? इस चीज को समझिए। दोस्तों जैसा कि हम पिछले भी कई प्रश्नों से हम आपको बताते जा रहे हैं कि जो जिस जाति में जन्म लेता है उसके जन्म के आधार पर ही उसके कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता था पहले, और आज के डेट में भी है लेकिन कुछ हद तक कम है। लेकिन इस पाठ के आधार पर यह समझिए कि जो जिस जाति का है वह उस जाति का ही काम करेगा। इससे क्या होगा कि वह अगर रुचि नहीं रख पाता है किसी काम में, तो रुचि न रखने के कारण वह आगे चल करके उस काम को अच्छे तरीका से नहीं कर पाएगा। उदाहरण स्वरूप समझिए कि मान लेते हैं कि एक कोई ब्राह्मण है, वो उसका लड़का, उसको पूजा पाठ कराने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वह आगे दूसरा कोई काम करना चाहता है। वह चाहता है कि हम एक अच्छा सोना का दुकान खोलें और आगे चल करके हम उससे अच्छा इनकम कर पाएं, क्योंकि उसको सोने चांदी और ज्वेलरी इत्यादि की अच्छी समझ है, वह समझ विकसित कर लिया है। लेकिन जाति के आधार पर अगर उसको सोने चांदी का काम न करने दिया जाए और उसको कहा जाए कि नहीं आप आगे चल करके जो आपके पिता और पूर्वज करते आए हैं वही काम को कीजिए, तो उसमें वह रुचि नहीं दिखा पाएगा और उसको अगर पूजा पाठ ही कराना होगा आगे चल करके तो वह अच्छे तरीका से उस चीज को निभा नहीं पाएगा, जिससे कि जो काम वो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा और जो करना चाहता है वो तो ये समाज उसको करने नहीं देगा। इसीलिए यह एक बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। इससे देश में और जहाँ पर जो आदमी है इस तरह का व्यवहार रखता है, इस तरह का समाज है, वहाँ उस समाज जो है वह गरीबी हुई होते जाएगा और बेरोजगारी ही बढ़ते चला जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस पाठ का 6वां नंबर क्वेश्चन है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानती है? मतलब क्या चीज है जो कि आज के उद्योगों को बर्बाद कर रही है? इस क्वेश्चन को समझिए। दोस्तों आज का जो उद्योग है या आज से कुछ समय पहले का उद्योग कैसे निर्धारित होता था? जाति के आधार पर निर्धारित होता था।
जो जिस जाति का होता था वह उसी जाति के कार्य को और ऊंचा करने का प्रयास करता था, और समाज भी उसको यही करने के लिए मजबूर करता था कि दुनिया में व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है तो तुम अपना जाति आधारित काम क्यों नहीं कर सकता है। अब आप एक बात बताइए कि जब कोई लोहा का काम करने वाला व्यक्ति का जब बेटा है, उसको मन नहीं है कि हम लोहा का काम करें, उसको मन है कि हम लकड़ी का काम करें, उसको मन है कि हम सोना चांदी का काम करें, उसको मन है कि हम नाई का काम करें, मतलब बाल काटने का काम करें, ब्यूटिशियन कोर्स करके आगे कुछ करें, लेकिन उसको समाज क्या कह रहा है कि उसी जाति का काम करो, तो ठीक है, वह भी अपना मन को मसोर कर, मन को किसी भी तरह से उस काम में लगा देता है। वह मान लेते लोहा का काम करता है, लोहा का ही करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन क्या वह एक अच्छे तरीका से कुशल पूर्वक उस उद्योग में आगे बढ़ सकता है? क्या उस कंपनी को वह आगे बढ़ा सकता है? कैसे बढ़ा पाएगा? अगर उसको उस काम में मन ही नहीं लगेगा तो वह उस काम को कैसे बढ़ाएगा? देखते हैं, अगर आपको कोई काम में रुचि होता है तो आप उस काम को और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि हमको रुचि है पढ़ाने के लिए, तो हम अन्य किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको रुचि है पढ़ाना। इसी तरह से अगर जो व्यक्ति जिस काम को करने में रुचि नहीं है वह उस काम को कैसे कर पाएगा? इसके लिए समझ विकसित होना हमारे समाज में बहुत जरूरी है। इसीलिए लेखक को यह लगता है कि भारत का जो समाज है, जन्म के आधार पर जाति को जो बांटा जा रहा है, वह उसके लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को कार्य के आधार पर उसको बांटा जाए, यानी कि वह जिस तरह का कार्य करता है उस कार्य को करने दिया जाए, न कि जाति के आधार पर किसी भी कार्य को करने दिया जाए। ऐसा अगर न होगा तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगा और आगे चल के समाज भी और खराब होता चला जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो देखने के बाद वहां से आप फुल डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। दोस्तों, अब 7वां नंबर क्वेश्चन है इस पाठ का कि लेखक ने किन पहलुओं को जाति प्रथा के अंतर्गत हानिकारक रूप में दिखाया है, यानी जाति प्रथा को हानिकारक रूप में किन पहलू के अंतर्गत बांटा है, इस चीज को बताना है। दोस्तों, लेखक के अनुसार जाति प्रथा कई आधार पर हानिकारक घोषित होते हैं, कई आधार पर हानिकारक हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपको 4 पॉइंट हम बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका बढ़ती हुई बेरोजगारी। यह जाति प्रथा के कारण ही हुआ है, यह कारण के रूप में आप समझिएगा, बढ़ती हुई बेरोजगारी। उसके बाद दूसरा है अरुचिपूर्ण कार्य। अरुचिपूर्ण कार्य क्यों हो रहा है? क्योंकि जाति प्रथा है। तीसरा है बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी बढ़ता हुआ समाज, गतिशील समाज है हमारा, यह भी एक जाति प्रथा का ही रूप है, क्योंकि जाति के आधार पर जब बंटवारा हो गया तो जल्दी जल्दी सब कोई आगे आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उस काम को रुचिपूर्ण से कर ही नहीं रहा है, तो कैसे एक अच्छा समाज बनेगा? आप गतिशील तो हो जाइएगा, आप तेजी से भाग जाइएगा, लेकिन एक सब समाज की स्थापना नहीं कर पाइएगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यवस्था पूर्वक श्रम का चुनाव कर लेना, यानी विवश होकर जो आप काम करना चाहते वो नहीं करें, आप जाति आधारित या समाज के दबाव में कोई काम को कर दिए। ये 4 जो पहलू हैं, यह जाति प्रथा के आधार पर लेखक को बहुत हानिकारक प्रथा के रूप में प्रदर्शित होते हैं। दोस्तों, अब हमारा सबसे अंत वाला क्वेश्चन है, यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन कि एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन किन पहलुओं को आवश्यक माना है, यानी लेखक को का कुछ पॉइंट बताना है, आपको पॉइंट के आधार पर बताना है कि क्या क्या वैसे पहलू हो सकते हैं जिससे कि लोकतंत्र की स्थापना हो सके, सच्चे लोकतंत्र की। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। दोस्तों, लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए कुछ निम्नलिखित कार्यों का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले सभी में सम्मान का भाव होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि सभी में भाईचारा का होना चाहिए भाव, यानी कि एक दूसरे को भाई समझ करके इस समाज का कल्याण हो सकता है। दूसरा है कि स्वतंत्रता मिलना चाहिए। स्वतंत्रता मतलब कि अपने से कार्य करने की स्वतंत्रता, अपने मन से कार्य करने की स्वतंत्रता, उसमें कोई कार्य करने में कोई बंधन नहीं होना चाहिए। यही हमारे भारत देश के गरीबी रहने का सबसे बड़ा कारण है कि उसको क्या कर दिया गया है, जाति के आधार पर बांट दिया गया है। इस पाठ में सिर्फ जाति 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 ही है, क्योंकि यह पाठ ही है जाति प्रथा। दोस्तों, इसका सबसे लास्ट वाला पॉइंट है कि लोगों के अंदर दूध और पानी के जैसा संबंध होना चाहिए। दूध और पानी की तरह कैसा संबंध होना चाहिए भारत देश में? तो समझिए, दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो वह उसी का रूप ले लेती है। उसी तरह से भारत देश में अलग अलग जाति के भी लोग हैं, अलग अलग धर्म के भी लोग हैं। ठीक है, वैसे जो आदमी जो कार्य कर रहा है उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिले, लेकिन जब एक देश की बारी आए, जब देश को आगे रिप्रेजेंट करने की बारी आए, तो सभी लोग एक होकर के
जैसे दूध में पानी मिल करके अलग अलग होते हुए भी एक रंग ले लेता है, उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग अपने अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर कार्य करें, ताकि दूध और पानी की तरह वह भी देश को आगे बढ़ा सके और एक कलर में रह सके। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो पहला पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए। अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से अलग अलग आपका जो 10th का बुक है उसका सभी का प्रश्न उत्तर हम आपको करवा देंगे। उसके बाद नोट्स भी आपको देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, और साथ साथ आपकी अच्छी तैयारी भी हम करा देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।